नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जिसने काफी वक्त तक सबको उलझाए रखा। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का मामला। लगभग 5 साल हो गए हैं। जांच चली, बहुत सारी बातें हुई, अटकलें लगी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आधिकारिक तौर पर नतीजा क्या निकला है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है वो जांच रिपोर्ट्स, जो फोरेंसिक एनालिसिस हुए हैं और न्यूज़ आर्टिकल से है। और हमारा मकसद यही है कि इस पूरे काफ़ी उलझे हुए मामले के जो फैक्ट्स हैं, जो अलग अलग जांच के नतीजे हैं, उन्हें थोड़ा साफ तरीके से समझ सकें। सही बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस रात को क्या हुआ था, मतलब 13-14 जून 2020 की रात। जो खबरें हैं उनके मुताबिक सुशांत ने देर रात, शायद करीब 2 बजे 2 फ़ोन कॉल्स किए थे, पर उन कॉल्स का कोई जवाब नहीं आया। हाँ, ये बात सामने आई थी। और उसके बाद पता चला कि उन्होंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें सर्च की, जैसे पेनलेस डेथ, मतलब बिना दर्द की मौत, और कुछ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शब्द भी। ये सर्च हिस्ट्री वाली बात भी काफी चर्चा में रही थी। फिर अगली सुबह क्या हुआ? सुबह उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला। काफी देर तक कोशिश हुई और फिर करीब 11:30 बजे एक ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया। हाँ, और जब दरवाजा खुला तो उन्हें अंदर फांसी से लटका हुआ पाया गया। और ये भी अहम बात है कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। बिल्कुल कोई सुसाइड नोट नहीं था। अच्छा, तो जो एकदम शुरुआती जांच थी, मतलब कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या पता चला था? देखिए, जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी कूपर अस्पताल की, उसमें मौत की वजह बताई गई थी एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, मतलब फांसी के कारण दम घोटना। और रिपोर्ट में ये भी साफ लिखा था कि शरीर पर किसी तरह के संघर्ष या जबरदस्ती के निशान नहीं थे, कोई बाहरी चोट नहीं थी। और मुंबई पुलिस, उनकी शुरुआती जांच? मुंबई पुलिस ने भी अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इसे आत्महत्या का ही मामला माना था। घर में कोई जबरदस्ती घुसने के सबूत, मतलब फोर्स्ड एंट्री, वैसा कुछ नहीं मिला। और ये भी पता चला था कि उनके घर से डिप्रेशन के इलाज में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो मिली थी। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं रहा। इस पर बहुत सवाल उठे, बहुत हंगामा हुआ, और फिर बड़ी एजेंसियां इसमें शामिल हुई है ना। बिल्कुल सही, क्योंकि मामले को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे मीडिया में, पब्लिक में। तो इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अगस्त 2020 में ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई आ गई पिक्चर में। हाँ, और साथ ही AIIMS यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो देश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है, उनसे भी मदद ली गई। सीबीआई के कहने पर ही एम्स ने एक स्पेशल फोरेंसिक मेडिकल बोर्ड बनाया। अच्छा, एक एक्सपर्ट पैनल। हाँ बिल्कुल, इसके हेड थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता। मकसद था कि पूरी तरह से गहराई से फोरेंसिक जांच की जाए ताकि कोई शक शुबा ना रहे। तो फिर इस सीबीआई और एम्स पैनल की जांच में क्या सामने आया? इसमें तो काफी वक्त भी लगा। हाँ, वक्त तो लगा क्योंकि जांच बहुत बारीकी से की गई, करीब 4.5 साल लग गए। और फिर 22 मार्च 2025 को एम्स के पैनल ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी, और वो एक मत थे। क्या था उनका निष्कर्ष? उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि जहर देने का या गला घोटने का या किसी भी तरह की अंदरूनी चोट का कोई भी फोरेंसिक सबूत उन्हें नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। कोई सबूत नहीं। और सीबीआई ने? और कमाल की बात यह कि उसी दिन 22 मार्च 2025 को ही सीबीआई ने भी कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। अच्छा, सेम डे? हाँ, सेम डे। और सीबीआई ने भी यही कहा कि उन्हें किसी भी तरह की आपराधिक साजिश या फाउल प्ले, मतलब किसी हत्या या किसी और के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। तो इस रिपोर्ट ने एक तरह से रिया चक्रवर्ती और जो बाकी लोग थे जिनके नाम आ रहे थे, उन्हें आपराधिक आरोपों से मुक्त कर दिया। लेकिन जहां तक मुझे याद है, सुशांत के परिवार के वकील इस नतीजे से सहमत नहीं थे। वो तो सवाल उठा रहे थे एम्स की रिपोर्ट पर भी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। परिवार के वकील ने एम्स की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया में खामियां थीं, मीडिया में कुछ चुनिंदा जानकारी लीक की जा रही थी और फोरेंसिक जांच में पक्षपात हो सकता है। और शायद शुरू में सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने भी कहा था कि वो हर एंगल से जांच कर रहे हैं, हत्या का एंगल भी खुला है। हाँ, शुरुआत में ये बातें थीं। सीबीआई ने कहा था कि वो सभी संभावनाओं को देख रहे हैं, जिसमें हत्या भी शामिल है। ये सच है। तो फिर इतने सारे अलग अलग दावों और रिपोर्ट्स के बीच आखिर में क्या माना जाए? मतलब फाइनल टेक क्या है? देखिए, ये कंफ्यूजन समझ आता है, लेकिन अगर हम पूरी सूरत देखें, मतलब जो बाद की सारी डिटेल्ड फोरेंसिक रिपोर्ट्स आईं और सीबीआई का जो अंतिम निष्कर्ष निकला, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, वो था आत्महत्या। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच, फिर एम्स के एक्सपर्ट पैनल की डिटेल्ड रिपोर्ट और आखिर में
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, इन सभी जांच एजेंसियों का जो ऑफिशियल और फाइनल स्टैंड है वो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हुई थी और किसी भी आपराधिक साजिश या हत्या का कोई पुख्ता ठोस सबूत जांच में नहीं मिला। तो इसका मतलब कानूनी तौर पर अभी स्थिति यही है। क्या यह मामला पूरी तरह से बंद माना जाएगा? देखिए, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट तो दे दी है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में कोई नया सबूत आता है या कोई कानूनी चुनौती होती है तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल किसी भी अदालत ने सीबीआई या एम्स के इन निष्कर्षों को खारिज नहीं किया है। तो हाँ, कानूनी तौर पर अभी यही आधिकारिक स्थिति है। पर ये मामला सिर्फ जांच और उसके नतीजों तक ही सीमित नहीं है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है किस बारे में? कि इस पूरे प्रकरण का हमारे समाज पर क्या असर पड़ा, मीडिया ने इसमें क्या भूमिका निभाई, और शायद सबसे जरूरी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो बातचीत हमारे देश में होती है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद हमें जांच के नतीजों से आगे जाकर भी सोचने की जरूरत